हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज के सेशन में हम करेंगे इस यू बैक्टीरिया को पूरा कंप्लीट। हमने किंगडम मोनरा स्टार्ट किया था। ये रहा आपके पास किंगडम मोनरा। इस किंगडम मोनरा में हमने इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को किया है, जिसमें हमने इस बैक्टीरिया को एज अ सोल मेंबर लेकर, क्योंकि बैक्टीरिया इज अ सोल मेंबर, ये इस एनसीईआरटी कहती है कि बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनरा। ठीक है, इसके पीछे हमने पूरी डिस्कशन कर रखी है, वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। आर्की बैक्टीरिया हमने किया था, दैट इज योर एंशिएंट बैक्टीरिया, इसके भी वीडियोस अवेलेबल हैं। आज हम करेंगे इस यू बैक्टीरिया को पूरा कंप्लीट, यानी कि ट्रू बैक्टीरिया, जो मॉडर्न डे बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इसके पहले हमने इसके मेसोजोम को, फ्लैजेला, सीलिया, फिम्ब्री, इसके जनरल स्ट्रक्चर, ये सब हमने कर लिया है। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे इस यू बैक्टीरिया में जो सोल मेंबर है, यानी कि बैक्टीरिया के कुछ खास फीचर को, यानी कि हम करेंगे प्लाज्मिड। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, प्लाज्मिड क्या होता है, इससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके राइबोसोम को, यानी कि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स कैसे होते हैं उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे इंक्लूजन बॉडी से क्वेश्चंस आते हैं और आप बहुत कंफ्यूज करते हैं। इंक्लूजन बॉडी ये हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। फिर हम बात करेंगे इनके न्यूट्रिशन को लेकर। उसके बाद हम बात करेंगे इस यू बैक्टीरिया में बीजीए यानी कि साइनोबैक्टीरिया को, पूरी इंफॉर्मेशन साइनोबैक्टीरिया के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे पीपीएलओ यानी कि माइकोप्लाज्मा के बारे में। फिर हम बात करेंगे इसके एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में, एक्टिनोमाइसिटीज इनके फीचर्स, क्योंकि ये सब के सब प्रोकैरियोट्स हैं। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब आज हम यू बैक्टीरिया को पूरा डिस्कस करके इसके टॉपिक को वाइंड अप करेंगे, ठीक, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकें। अच्छा, अब हम बात करें यहाँ पर इसके प्लाज्मिड को लेकर कि इसका प्लाज्मिड होता कैसे है। ठीक है, सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, और यू कैन से ट्रू बैक्टीरिया। तो अगर ट्रू बैक्टीरिया आ जाए या मॉडर्न डे बैक्टीरिया आए तो आप किसे कहेंगे? आप कहेंगे यू बैक्टीरिया। यू का मतलब ही होता है ट्रू। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजलम इज देयर। फ्लैजलम सिंगुलर, फ्लैजला प्लूरल। अगर वो मोटाइल है, जरूरी नहीं है कि मोटाइल होंगे। इससे रिलेटेड भी हमने डिस्कस किया था कि अगर मोटाइल नहीं है उनको हम बोलेंगे ए ट्रैकस, है ना। अगर मोटाइल नहीं है तो हम क्या बोलते हैं? ए ट्रैकस। ठीक है, और अगर मोटाइल है तो हम सिर्फ ट्रैकस बोलते हैं। ट्रैकस का मतलब होता है मोटाइल होना, है ना, और ए लगा दिया मतलब कि नॉट मोटाइल। ठीक है, जैसे कि कोकस थे, साइनोबैक्टीरिया है, ये सब क्या है? नॉन मोटाइल है। अब the cyanobacteria also referred as blue green alga have chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotrophs। तो बेटर है हम स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ डिस्कस करते हैं आज का पॉइंट, यानी कि यू बैक्टीरिया के बारे में। और जैसा कि हमने बोला था, सबसे पहले हम किसे डिस्कस करेंगे? प्लाज्मिड को। तो प्लाज्मिड के बारे में सबसे पहले हमारी डिस्कशन होगी कि प्लाज्मिड क्या होता है। ये देखिए, अगर हम प्लाज्मिड को देखें, प्लाज्मिड ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये एक बैक्टीरिया है। ठीक, तो प्लाज्मिड को मैं आपको दिखाई देती हूँ कि प्लाज्मिड दिखता कैसा है। ये रहा, ये तो माइकोप्लाज्मा है। प्लाज्मिड आपका ये रहा प्लाज्मिड, ये देखिए। अब जैसे मान लीजिए, तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? प्लाज्मिड। ठीक है, अब प्लाज्मिड होता क्या है? ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया का ये इसका मेन डीएनए यानी कि जीनोमिक डीएनए है। ठीक, इस बैक्टीरियल डीएनए को आप क्या कहते हैं? जीनोमिक डीएनए। ठीक है, तो ये इसका नॉर्मल, इसका अपना जीनोमिक डीएनए है। जीनोमिक डीएनए कैसा है? सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अगर हम प्लाज्मिड की बात करें यहाँ, तो ये प्लाज्मिड क्या है? इसकी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब इसका तो ये डिफिनेशन हो गया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल
क्रोमोसोमल डीएनए, ये इसका वन लाइन डिफिनेशन आता है, यही आपको लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जरूरी नहीं है कि सारे बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड हो, ठीक है। अच्छा, अगर ये किसी के पास है तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, यानी कि जीनोमिक डीएनए से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। ये जीनोमिक डीएनए कह लें, बैक्टीरियल डीएनए कह लें, या इसको आप मेन डीएनए कह लें, मेन डीएनए कह लें, या इसको आप न्यूक्लियोइड कह लें, बात सेम है। न्यूक्लियोइड कह लें, बात सेम है। यानी कि न्यूक्लियोइड कह लें, मेन डीएनए कह लें, जीनोमिक डीएनए कह लें, बैक्टीरियल डीएनए कह लें, ये चारों बात एक ही है। तो इस प्लाज्मिड को इनके जीनोमिक डीएनए से कोई भी लेना देना नहीं है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, यानी कि जीनोमिक को छोड़कर ये एक्स्ट्रा है। अच्छा, तो ये जो एक्स्ट्रा है, ये फीचर क्या है इसके, कैसा है ये? तो अगर हम देखें तो ये आपको सर्कुलर मिलेगा, सर्कुलर है और डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। दूसरी इसकी सबसे खासियत कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, यानी कि खुद ही रेप्लिकेट कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, खुद से अपना नंबर ये बढ़ा सकता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ठीक। अच्छा, अगर मान लीजिए इस बैक्टीरिया में आप देख रहे हैं 3 प्लाज्मिड्स हैं, ये भी प्लाज्मिड है, ये भी है, ये भी है, टोटल 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ प्लाज्मिड इन अ सेल इज इक्वल टू कॉपी नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉपी नंबर। कॉपी नंबर, यानी कि कॉपी नंबर को हम डिफाइन करना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स, टोटल नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स इन अ सेल, एक बैक्टीरियल सेल के अंदर, ध्यान रहे एक के अंदर, ठीक है, वो उसका कॉपी नंबर है। अब जैसे यहां पर आप क्या बोलेंगे, यहाँ 3 है, ठीक है, तो 3 है। अच्छा, अब ये सारे इसके फीचर क्या थे, ये थे इसके प्लाज्मिड के। दूसरी चीज, क्या इसमें हिस्टोन होता है, तो आप कहेंगे इसमें हिस्टोन नहीं होता, ठीक है। कुछ अदर प्रोटीन होते हैं, सम अदर प्रोटीन हेल्प्स इन पैकेजिंग, जिसको आप न्यूक्लियोप्लाज्मिन कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हिस्टोन नहीं होता, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक। तो और दूसरी इंफॉर्मेशन मैंने क्या बोला कि प्लाज्मिड जरूरी नहीं है कि सारे बैक्टीरिया में हो, तो ये आप नोट पॉइंट करके लिख लें कि प्लाज्मिड इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। सो प्लाज्मिड इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी में प्रेजेंट है तो उसको एक्स्ट्रा लग्जूरियस लाइफ होता है, क्योंकि प्लाज्मिड इज हैविंग सम स्पेशल कैरेक्टर, प्लाज्मिड के पास स्पेशल कैरेक्टर होता है, स्पेशल फीचर होते हैं, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया जाता है कुछ प्लाज्मिड का, जैसे कि आपने आर नाम का प्लाज्मिड पढ़ा होगा, आर प्लाज्मिड, ठीक है। अब ये आर प्लाज्मिड क्यों है, ये आर है क्योंकि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है, इसी की वजह से आर है। तो इसका मतलब ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के ऊपर आर नाम का एक जीन मिलेगा, आर नाम का जीन मिलेगा, जो कि इसको क्या करवाता है, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइड्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। अब ऐसे अगर प्लाज्मिड अगर उस बैक्टीरिया में है तो आप लाख एंटीबायोटिक लेते लेते थक जाएं, आप उस बैक्टीरिया का बाल बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पास एक सुरक्षा कवच मिला हुआ है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। तो एंटीबायोटिक एक्चुअली करता कहाँ है, एक्चुअली ये काम कहाँ करता है, सेल वॉल को डिग्रेड करता है बैक्टीरिया के। अब यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला पूरी बैक्टीरिया को ये बचा लेगा, ठीक है। तो ये आर नाम का प्लाज्मिड। उसी तरह आपने एक और प्लाज्मिड पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे आप, टीआई प्लाज्मिड। आप एक टीआई प्लाज्मिड पढ़ते हैं, टी है ट्यूमर, आई है इंड्यूसिंग, यानी कि ये टीआई प्लाज्मिड क्या करता है, टीआई प्लाज्मिड ये ट्यूमर इंड्यूसिंग है, ट्यूमर इंड्यूसिंग, इसीलिए टी और आई लिया है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अब ये क्या काम करता है और कहाँ काम करता है, अगर आप देखें तो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस जो आप पढ़ते हैं बीटी कॉटन के नाम पर,
तो उसमें क्या किया जाता है, बीटी कॉटन तो नहीं, उसमें बैक्टीरिया थुरिनजेनेसिस होता है, वो नहीं। यहाँ पर एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस जो होते हैं, तो ये क्या करता है कि रूट में ट्यूमर बनवा देता है। अब जैसे कि मान लीजिए ये रूट है, ठीक, इसके रूट में ये क्या करेगा, यहाँ पर जो सेल्स हैं, अब इन सेल्स को ये प्लाज्मिड क्या करवाता है, अगर ये बैक्टीरिया इनके पास है, अब यहाँ पर खूब सारे सेल डिवीजन करवाकर यहाँ गांठ जैसा बनवा देगा, ट्यूमर बनवा देगा। अब उन सेल्स से वो केमिकल बनवाता है, ये जो ट्यूमर बन जाएंगे ना, यानी कि बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे। अब यहाँ से ये क्या करेगा, केमिकल बनवाएगा, ठीक है, और उसके बैक्टीरियल सेल को, और वो केमिकल बनवाएगा जो इस बैक्टीरियल सेल को चाहिए। अब ध्यान से देखिए कितनी बड़ी चालाकी कर रहा है। इसका एक दो सेल से काम नहीं होगा, तो रूट में क्या करता है, वहां पर ये ट्यूमर इंड्यूस करवा देगा, बहुत सारे सेल्स को डिवाइड करवा के ट्यूमर जैसा स्ट्रक्चर करवा देगा, गांठें बनवा देगा, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ा देगा, और वहां से केमिकल सिक्रीट करवाएगा। वो केमिकल कौन सा सिक्रीट होगा, जो उसको चाहिए वो केमिकल सिक्रीट करवाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ते हैं एक एफ प्लाज्मिड नाम का, आप तो पढ़ते ही हैं कंजुगेशन में, एफ प्लाज्मिड आप एक पढ़ते हैं, थर्ड यहाँ लिख दे रही हूँ एफ प्लाज्मिड, जिसको आप फर्टिलिटी फैक्टर बोलते हैं, ये आप कंजुगेशन में पढ़ते हैं एफ प्लाज्मिड, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी प्लाज्मिड्स हैं इनके स्ट्रक्चर, ये एफ किसके लिए है, एफ इज फॉर फर्टिलिटी फैक्टर, ये आप कंजुगेशन में पढ़ते हैं आप, है ना। एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, बट आप इसमें पढ़ते हैं कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इससे होता है। नाउ, तो ये सारे के सारे आपने यहाँ भी देखा प्लाज्मिड के बारे में, ठीक है। ये है प्लाज्मिड। यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं हम कि आगे चलते हुए, कि नेक्स्ट आपको मैंने बताया था कि आपको हम प्लाज्मिड, यानी कि प्लाज्मिड हमने कर लिया, उसके बाद हमने बोला था कि राइबोसोम करेंगे। चलिए राइबोसोम देखते हैं कि इनमें राइबोसोम्स आपको कैसे मिलेंगे। देखिए, अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम आपको कैसे मिलेंगे, इनमें वो मिलेंगे 70S। राइबोसोम आपको प्रोकैरियोट्स में कैसे मिलेंगे, 70S, ठीक है, 70S टाइप के मिलेंगे। प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप के ही राइबोसोम्स मिलते हैं, है ना। तो 70S टाइप किस में मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स। आप प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको 70S राइबोसोम मिलेंगे। अगर आप इनके लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट की बात करेंगे तो वो कितने मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे 50S एंड 30S। तो 50S क्या है, लार्जर सब यूनिट। हमने राइबोसोम से रिलेटेड बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन किया है, आप प्लीज उस वीडियो को जाकर देखिए। चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें हमने डिस्कस किया है राइबोसोम, उसमें हमने बताया है प्रॉपर कि ये एस का वैल्यू क्या है, एस का मतलब क्या है, बहुत अच्छे से डिटेल की हुई है वहां पर। आप प्लीज उस वीडियो को, अगर आपको राइबोसोम समझने में दिक्कत होती है, और अगर आप इसके अरिथमेटिक सम को करते हैं कि 70 है तो 50 एंड 30 तो 80 हो गई है, 70 क्यों है, अगर आपके मन में ये सवाल है, इस क्वेश्चन का आंसर वहां डिस्कस किया हुआ है कि हम यहाँ अरिथमेटिक सम फॉलो क्यों नहीं करते। अब ये है लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, और ये है स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। तो अगर प्रोकैरियोट के लार्जर और सब स्मॉलर सब यूनिट की बात करें तो 50 एंड 30। अब आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं, जब आप यूकैरियोटिक पढ़ेंगे ना, वहां पर आप पढ़ेंगे 80S। 80S कहाँ पढ़ेंगे, यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में राइबोसोम पढ़ेंगे आप 80S। इसके लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट्स क्या होते हैं, 60S इज लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट इज 40S, ठीक है। ये आप डिस्कस करते हैं जब यूकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं तब। तो ये रहा हमारी इंफॉर्मेशन राइबोसोम को लेकर। राइबोसोम किस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो आप यहाँ लिख सकते हैं राइबोसोम किस में इन्वॉल्व है, इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए। तो राइबोसोम से रिलेटेड पॉइंट हमारे हो गई। अच्छा, क्या राइबोसोम में मेम्ब्रेन होता है, तो इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता, इट इज विदाउट मेम्ब्रेन। कैसा है ये, विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन, यानी कि विदाउट मेम्ब्रेन ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट में भी है, बट यूकैरियोट्स में 80S, प्रोकैरियोट्स में 70S। अच्छा, अब अगर प्रोकैरियोट में जब आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब एक mRNA बनकर आएगा तो उस एक mRNA के साथ, जैसे मान लीजिए ये एक mRNA है ना, आप इसको जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, एक mRNA है, तो इस एक mRNA के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स एक साथ लग जाते हैं और इनकी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है। ये प्रोकैरियोट्स में आप पढ़ेंगे। तो एक सिंगल mRNA है, mRNA कितना है, 1, और राइबोसोम्स कितने हैं, मेनी,
Many ribosomes. Many ribosomes. So one mRNA, on single mRNA many ribosomes are attached. ठीक है, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम. सो जनरली एग्जाम में क्या करते हैं, वो पॉलीराइबोसोम नहीं देते क्योंकि आप तो हिंट पकड़ लेंगे क्लू की तरह, बट यहाँ पर क्या है, पॉलीजोम देते हैं. तो वहाँ से आपको मीनिंग क्लियर करना पड़ेगा. व्हेन मेनी राइबोसोम्स गेट अटैच्ड ऑन सिंगल एमआरएनए, तो एमआरएनए एक है, उस पर मेनी राइबोसोम्स अटैच होकर ट्रांसलेशन स्टार्ट करवा देते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करवा देते हैं. इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, यानी कि वन एमआरएनए मेनी राइबोसोम्स, ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम बोलते हैं पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम. तो ये रही पूरी इंफॉर्मेशन राइबोसोम से रिलेटेड. ठीक है, तो राइबोसोम भी क्लियर. अब हम बात करेंगे इंक्लूजन बॉडी की, कि इंक्लूजन बॉडी क्या होता है. ये देखिए, इंक्लूजन बॉडी को आपको याद रखने के लिए सबसे पहले तो लिख ले इंक्लूजन बॉडी. अब ये होता क्या है, ठीक है. मान लीजिए ये एक बैक्टीरियल सेल है. ठीक, अब इस बैक्टीरियल सेल में इसका अपना खुद का जीनोमिक डीएनए है, सब कुछ है. इसी में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे जिनको आप कहते हैं इंक्लूजन बॉडी. अब इनका काम क्या है, ये कुछ इस तरह से इनसॉल्युबल स्ट्रक्चर्स होते हैं. इनसॉल्युबल स्ट्रक्चर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इनसॉल्युबल है ना. क्या इनमें मेम्ब्रेन होता है? विदाउट मेम्ब्रेन है, विदाउट मेम्ब्रेन है, विदाउट मेम्ब्रेन है. इनका काम क्या है? इनका काम है स्टोरेज. ये स्टोर करके रखते हैं, ये स्टोरेज का काम करते हैं. ठीक है, ये स्टोरेज का काम करते हैं. अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, अगर आपको कोई चीज़ स्टोर करके रखना है तो उसको आप इनसॉल्युबल फॉर्म में अगर बनाकर रखेंगे तो वो बहुत कम जगह में अटेगा. लेकिन अगर आप उसको सॉल्युबलाइज फॉर्म में रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जगह लेगा. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है. अब इस ग्लास ऑफ वाटर में अगर आप चीनी डाल दें तो चीनी घुल जाएगी, वो सॉल्युबल हो जाएगी और पूरे ग्लास के पानी में सब जगह वो फैली हुई रहेगी. ठीक है, लेकिन अगर इसी में अगर आप एक ड्रॉप ऑयल डालते हैं, ठीक है, तो वो ऑयल पूरे ग्लास में फैलेगा नहीं, वो किसी एक जगह पर ऐसे रहेगा, पूरे ग्लास में होमोजेनियस मिक्सचर बनाकर नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि वो इनसॉल्युबल है. तो सेल के अंदर भी कोई चीज़ अगर उसको स्टोर करके रखना होता है तो उसको सेल इनसॉल्युबल स्ट्रक्चर में रखती है ताकि वो कम जगह में अट जाए. तो इंक्लूजन बॉडी क्या है? एक स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम करता है. ठीक है, अच्छा, तो इनसॉल्युबल स्ट्रक्चर है, ये घुलता नहीं है साइटोप्लाज्म में, विदाउट मेम्ब्रेन है, तो इसी को हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी. अब इट डिपेंड्स कि ये क्या स्टोर कर रहा है. ये डिपेंड करता है कि ये इंक्लूजन बॉडी क्या स्टोर कर रहा है. तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इट इज गोइंग टू स्टोर. उसके वजह से, यानी कि उसके बिना पर इसका नाम हो सकता है कि ये ग्लाइकोजन स्टोर कर रहा है, कि ये ग्लाइकोजन स्टोर करने जा रहा है, या ये सल्फर स्टोर कर रहा है तो सल्फर ग्रैन्यूल बना देगा, सल्फर ग्रैन्यूल बना देगा. अगर ये स्टार्च कर रहा है स्टोर तो स्टार्च ग्रैन्यूल बनाएगा, स्टार्च ग्रैन्यूल. यानी कि आप अगर देखें तो स्टार्च ग्रैन्यूल भी क्या है? इंक्लूजन बॉडी. क्यों स्टार्च ग्रैन्यूल हमने नाम बोला? क्योंकि इसमें स्टोरेज जो इसने स्टोर करके रखा है वो स्टार्च है. सल्फर ग्रैन्यूल, ये भी इंक्लूजन बॉडी. अच्छा, इसमें क्या स्टोर है? सल्फर है. ग्लाइकोजन जो स्टोर करके रखा है तो उसको आप क्या बोलोगे? ग्लाइकोजन स्टोर करके रखा है. तो ये डिपेंड करता है. फॉस्फेट अगर रखा हो, मान लीजिए फॉस्फेट, फॉस्फेट, तो आप कहेंगे फॉस्फेट ग्रैन्यूल, फॉस्फेट ग्रैन्यूल. ग्रैन्यूल हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो दरदरे से चीज होते हैं, वो सॉल्युबल नहीं होते. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आपको इंक्लूजन बॉडी समझ में आए कि इंक्लूजन बॉडी क्या है? विदाउट मेम्ब्रेन है और ये स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं. अच्छा, कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में, बिना किसी मेम्ब्रेन के होते हैं. तो बिना किसी मेम्ब्रेन के कैसे स्टोर करके रखते हैं? क्योंकि वो इनसॉल्युबल स्ट्रक्चर्स होते हैं. जैसा चीज़ स्टोर करके रखेंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका नाम होगा. जैसे कि सल्फर ग्रैन्यूल, स्टार्च ग्रैन्यूल, फॉस्फेट ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, लाइक दैट,
है ना। तो ये सारा पॉइंट हो गया इंक्लूजन बॉडी से रिलेटेड। तो आई थिंक इंक्लूजन बॉडी आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन की। ठीक है, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें बैक्टीरिया की, तो यहाँ आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन में इसका ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, हेट्रो भी हो सकता है। तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी न्यूट्रिशन भी हो सकता है, एंड हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरो का मतलब ये होता है कि वो खाना अपना खुद नहीं बनाते। ठीक है, ऑटो में अगर है तो ऑटो में अगर आप देखें कि यानी कि फूड अपना क्या कर रहा है, खुद बना सकता है। ठीक, तो इस ऑटो में फिर फर्दर 3 सब टाइप्स हो जाते हैं कि ये ऑटो तो अपने खुद फूड बना रहा है, लेकिन फूड बनाते हुए क्या ये ऑक्सीजन भी रिलीज कर रहा है, तो उसको आप कहेंगे ऑक्सीजेनिक। अच्छा, क्या वो फूड बनाते हुए ऑक्सीजन नहीं रिलीज कर रहा है, तो आप कहेंगे एनऑक्सीजेनिक। क्या वो फूड बनाते हुए वो केमिकल एनर्जी का यूज कर रहा है, तो आप कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉप। ठीक, अच्छा, अगर वो हेटेरो है तो यानी कि अपना फूड खुद नहीं बना रहा है, चाहे किसी भी तरीके से बना ही नहीं रहा है, तो या तो वो पैरासाइट हो सकता है। अगर वो पैरासाइट होगा तो उसका कोई लिविंग होस्ट होगा जिससे वो फूड ले रहा है, या तो उसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक हो सकती है, सैप्रोफिटिक हो सकती है मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से वो न्यूट्रिशन ले रहा हो, या उसकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो सकती है, सिम्बायोटिक। अब यहाँ देखें, अगर वो पैरासाइट है तो इसका एक होस्ट होगा, और ये होस्ट कैसा होगा, लिविंग होगा, और जिससे वो अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। सैप्रोफाइट है तो सैप्रोफाइट में कोई होस्ट का रिलेशन नहीं होता, ये क्या करता है, कोई भी सड़ी गली चीज है, मर गई कोई ऑर्गेनिक मैटर है, सो इट टेक्स इट न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सड़ी गली चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेता है। जैसे कोई जानवर मर गया, उससे वो अब उसके बॉडी में तो ऑर्गेनिक मैटर है, उससे न्यूट्रिशन ले रहा है। कोई ट्री से फ्रूट गिर गई नीचे, तो उस फ्रूट के अंदर तो ऑर्गेनिक मैटर है बट वो लिविंग तो नहीं है, उसको सड़ा गला कर अपना न्यूट्रिशन लेगा। तो ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक में क्या होता है, ना कोई होस्ट होता है, ना कोई डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। जैसे मान लीजिए ए ऑर्गेनिज्म है और बी ऑर्गेनिज्म है, ये दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में रहते हैं। ठीक है, और ए को बी से फायदा हो रहा होता है, बी को ए से फायदा हो रहा होता है। सो बोथ आर इन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इन विच बोथ आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। ए को बी से भी फायदा है और बी को ए से फायदा है। जैसे कि हम लिचेंस पढ़ते हैं, माइकोराइजा पढ़ेंगे, वो हम आएंगे डिस्कशन करते हुए। ठीक है, अच्छा, अब ऑटोट्रॉपिक में एक सबसे पहली चीज यहाँ पर आपने देखा कि ऑक्सीजन अगर इवॉल्व हो रहा है तो आप कहेंगे ऑक्सीजनिक। अगर ऑक्सीजन नहीं इवॉल्व नहीं हो रहा है तो आप कहेंगे एनऑक्सीजनिक। और अगर कोई केमिकल रिएक्शंस करवाकर वो अपनी एनर्जी से फूड बना रहा है तो आप कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये रहा इनका पूरा का पूरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब एक आपको चीज समझना पड़ेगा कि एक्चुअली हम ऑटोट्रॉप्स बोलते किसके हैं, किसे हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो अल्टीमेटली फूड बना, यानी कि C6H12O6 फूड में बने। ठीक है, तो अगर आप इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें, ये +4 है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 0 है। और ये कार्बन जो है ये इनऑर्गेनिक कार्बन है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक कार्बन, और ये ग्लूकोज इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये कार्बन भी कैसा हो जाएगा, ऑर्गेनिक कार्बन हो जाएगा। अब देखिए, अब जैसे ही आपने इनऑर्गेनिक कार्बन से ऑर्गेनिक कार्बन को चेंज किया, कन्वर्ट किया, आप ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में आ गए, है ना। यानी कि ऑटोट्रॉप्स क्या हुए, इज कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग इनऑर्गेनिक कार्बन इनटू ऑर्गेनिक कार्बन। तो ये हम और आप नहीं कर सकते, इसलिए हम और आप ऑटो नहीं है। अच्छा, तो यानी कि ऑटो करने के लिए कौन सी फैसिलिटी होनी चाहिए, वो इनऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो वो ऑटोट्रॉप की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम उसको इस जगह पर अगर इस कन्वर्जन में अगर आप देखें तो कार्बन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो ये एक रिडक्शन हो रहा है। और हमें पता है रिडक्शन एक कैसा प्रोसेस है,
रिडक्शन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब अगर यही एनर्जी सनलाइट हुई, सनलाइट की एनर्जी से यूज करेगा तो वो कहा जाएगा फोटो ऑटोट्रॉप। आप फोटो लगा देंगे, ऑटो तो इस कैटेगरी में आ ही गया क्योंकि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कार्बन कर रहा है, तो आप बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉप। लेकिन अगर ये वो सनलाइट की एनर्जी को नहीं यूज कर रहा है, वो कोई केमिकल एनर्जी कर रहा है, कोई केमिकल रिएक्शंस करवा रहा है, उस केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी को यूज कर रहा है इस रिएक्शन को करवाने में, तो आप कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉप्स, जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो ये था इसका मेन डिफरेंस। ऑटोट्रॉप का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजनिक का मतलब क्या है, एनऑक्सीजनिक का मतलब क्या है। हाँ, ऑक्सीजनिक में क्या करता है, ये H2O को यूज करता है और एक्चुअली ये H2O से ये ऑक्सीजन रिलीज करवाता है। ठीक है, ये O जो आ रहा है ऑक्सीजन, ये H2O का ऑक्सीजन आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीजनिक। एनऑक्सीजनिक में ये H2O यूज नहीं करता, ये H2S यूज करता है और इसी के लिए इसमें एनऑक्सीजनिक में ऑक्सीजन इवॉल्व ना होकर सल्फर इवॉल्व होता है, सल्फर रिलीज होता है। ठीक है, सल्फर रिलीज होता है एनऑक्सीजनिक में, क्योंकि एनऑक्सीजनिक में H2S यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके पास क्या है, हाँ, एक कीमो ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, ये अक्सर पूछा जाता है कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स का मतलब तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस यूज कर रहे हैं, तो इसमें आप यूज करते हैं नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं ना वो इसमें आ जाएंगे, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, उसके बाद आ जाएगा नाइट्रोसिस्टिस, नाइट्रोसिस्टिस, ये आ जाएंगे कीमो ऑटोट्रॉप्स में। ठीक है, अच्छा, तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, यानी कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का हमने यहाँ पर नाम लिया। ठीक, अच्छा, अब हम चलते हैं इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि आपको ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये डन, न्यूट्रिशन का पॉइंट भी डन। अब हम आते हैं प्रॉपर BGA, PPLO एंड एक्टिनोमाइसिटीज पर, ब्लू ग्रीन एल्गा पर। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं आपके ब्लू ग्रीन एल्गा से। ये देखिए आपके पास है ये ब्लू ग्रीन एल्गा, यहाँ पर आपके पास मिलेगा ये ब्लू ग्रीन एल्गा। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ NCERT कहती है कि एक तो इसने यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहा है। अच्छा, उसके बाद इसने सेल वॉल की डिस्कशन की, हमने सेल वॉल पर डिस्कस बहुत ही डिटेल किया है। एक्टिनोमाइसिटी जो आपकी आर्की बैक्टीरिया थे और यू बैक्टीरिया दोनों के डिफरेंस, उसको हमने बहुत ही अच्छे से पेप्टिडोग्लाइकन वाले पॉइंट को डिस्कस किया है। यहाँ पर हम बात करते हैं दी साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को और क्या बोला गया इसने, ब्लू ग्रीन एल्गा। ये आपके पास एक डायग्राम है। अब इसने बोला है कि ये जो है इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, जो कि ग्रीन प्लांट्स में मिलता है वैसा ही, तो ग्रीन प्लांट्स में जैसे मिलते हैं वैसे ही इनके पास क्या है, क्लोरोफिल ए पिगमेंट है, एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गा है ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है, यानी कि जो BGA है ब्लू ग्रीन एल्गा, ये क्या है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, द साइनोबैक्टीरिया आर, अब ये कैसे कैसे हो सकते हैं, ये यूनिसेलुलर है, कॉलोनी में भी रह सकते हैं, कॉलोनियल, और इनका स्ट्रक्चर फिलामेंटस भी हो सकता है, फिलामेंटस मतलब रिबन लाइक, मेराइन भी हो सकते हैं, मेराइन का मतलब सॉल्टी वाटर, खारे पानी में भी रह सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल एल्गा भी हो सकते हैं। इनकी कॉलोनीज हैं वो कभी कभी इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर देती है कि वो वाटर ब्लूम कर देते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जिलेटिनस शीट। जिलेटिनस का मतलब होता है म्यूसिलेजिनस शीट, यहाँ पर लिखी हुई है। म्यूसिलेजिनस का मतलब होता है जिलेटिनस, मतलब थोड़ी चिपचिपी सी, उसके शीट से ये कवर होते हैं ताकि ये ड्राई ना हो पाए। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। अगर वाटर बॉडी पॉल्यूटेड है तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, ब्लूम, क्योंकि आपके लिए पॉल्यूटेड है, इनके लिए तो उसमें न्यूट्रिशन है, तो उसको लेकर बहुत जल्दी जल्दी ये रैपिडली डिवाइड करते हैं और एक तरह से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको आप कहते हैं ब्लूम। ब्लूम कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। यहाँ देख पा रहे हैं, ये इंसान यहाँ से अगर उठा रहा है तो बिल्कुल ये मैट की तरह उठ रही है यहाँ से, तो ये ब्लूम क्रिएट हो गया है यहाँ पर। अगर एक का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इस तरह से साइनोबैक्टीरिया आपको दिखेंगे। ये जो इनके पार्ट्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन पार्ट्स को हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है,
और ये जो पार्ट्स आप देख रहे होगे कि कहीं कहीं इनके स्वोलन स्ट्रक्चर्स हैं, ये यहाँ पर भी आपको दिखेगी ये स्लाइड में, इनको आप कहते हैं हेट्रोसिस्ट, यानी कि ये जो पार्ट है इनको आप कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट, और ये जो पार्ट है इनको आप कहते हैं हेट्रोसिस्ट। ठीक है, अब क्या क्या फीचर अलग अलग है इन सबके, उनको इनके बारे में एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो वेजिटेटिव पार्ट होता है इसी में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, इसके पास क्या होगा, क्लोरोफिल ए पिगमेंट होगा। अच्छा, अब यही पार्ट वेजिटेटिव पार्ट्स में ही क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस वेजिटेटिव पार्ट में होता है, हेट्रोसिस्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होते। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन वेजिटेटिव पार्ट, और इस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड। ठीक है, ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता है। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो हेट्रोसिस्ट है, फिर हेट्रोसिस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों प्रेजेंट है, ये देखिए। हेट्रोसिस्ट एक्चुअली क्या करता है, ये सिस्ट है ना, सिस्ट का मतलब कुछ स्वोलन स्ट्रक्चर, जैसे हम बोलते हैं ना ओवरियन सिस्ट, ओवरी में सिस्ट हो गया है, मतलब ओवरी में कुछ स्वोलन स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, तो कुछ स्वोलन स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं सिस्ट बायोलॉजी में। यहाँ पर हम इसको बोलेंगे, तो हेट्रोसिस्ट का फीचर क्या है कि हेट्रोसिस्ट होगा कलरलेस, कलरलेस। क्यों कलरलेस होगा, क्योंकि इसके पास कोई भी पिगमेंट्स नहीं होंगे, इसी की वजह से ये कलरलेस होगा। फिर ये क्या काम करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करवाता है, हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब यहाँ आपको एक ताज्जुब वाली बात ये मिलेगी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजिनेज है इसको एनवायरनमेंट चाहिए जहां ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना हो, एन ऑक्सीजनिक एनवायरनमेंट रहेगा तभी ये नाइट्रोजिनेज नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाएगा। अब यहाँ दिक्कत वाली बात ये है कि इसमें तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है, तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हो सकता है, यानी कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम के लिए एनएरोबिक एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होगा। तो देखिए कुदरत की चालाकी ने क्या किया कि उसने ये कहा कि अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, आप जहां ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हो ना, तो आप वो लोकेशन बदल दो, है ना, आप वो अलग हिस्से में करो और नाइट्रोजन फिक्सेशन एक अलग हिस्से में होगा। तो इन्होंने साइड चेंज कर दी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस की एंड नाइट्रोजिनेज के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाने की। अब इस हेट्रोसिस्ट का एक्चुअली बहुत, ये जो लेयर होती है ना इसकी वॉल की, सेल वॉल की, ये बहुत थिक होती है, थिक सेल वॉल होती है इसकी यहाँ पर। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो इनका वॉल होता है दे आर इम्परमिएबल फॉर ऑक्सीजन, इनका वॉल कैसा होता है, इम्परमिएबल फॉर ऑक्सीजन, इम्परमिएबल फॉर ऑक्सीजन, यानी कि अगर ऑक्सीजन इंटर करना चाहे भी तो उनकी एंट्री यहां रोक दी जाएगी क्योंकि ये इम्परमिएबल है। ठीक है, तो इस तरह करके यहां पर इसके नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं। कौन कौन करता है, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। एग्जाम्पल क्या है, एनाबेना नॉस्टॉक, नॉस्टॉक एंड एनाबेना। ठीक है, chemosynthetic autotrophic bacteria oxidizes various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and use the released energy for ATP production। ये हमने कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के लिए हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया था, ये जो हमने डिस्कस किया था ना अभी इसके जस्ट पहले, कीमोसिंथेटिक के लिए यहाँ पर है ना, तो कीमोसिंथेटिक ये वाले बैक्टीरिया थे, हमने इनके रिलेटेड हमने पूरी इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की है। नाउ अगर हम चले यहां पर इसके नेक्स्ट पॉइंट में, यहां पर ठीक है, सो दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ठीक, ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ये इन सब यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर की रिसाइक्लिंग में हेल्प करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया कौन से थे, आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स यानी कि सैप्रोफाइट्स, मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड जैसे कि लैक्टोबैसिलस फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम जैसे कि राइजोबियम, राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया अभी। नाउ इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स
दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, लैक्टोबैसिलस प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया, यहाँ कौन करता है, लेग्यूम्स में राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स। लेग्यूम का मतलब होता है दालें, जैसे कि जितनी भी दालें होती हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट कही जाती हैं, उनमें रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करवाता है राइजोबियम इन द रूट्स। सम आर पैथोजेंस, पैथोजन मतलब डिजीज कॉज करते हैं, कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स, या चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे पेट्स हो, फार्म हो, हमारा कल्टीवेशन हो, उनमें अगर डिजीज कॉज करते हैं तो वो पैथोजेनिक कहलाते हैं। अब इस पैथोजेनिक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि कॉलेरा, ये ह्यूमन को डिजीज कॉज करवाते हैं कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी नाम का ऑर्गेनिज्म करवाएगा कॉलेरा, टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी, टेटनस माइकोबैक्टीरियम टेटनी, सिट्रस कैंकर, ये प्लांट में होते हैं, आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। अब आपको यहाँ ये याद रखना है कि एग्जाम में क्या कर सकते हैं, वो डिफरेंट इन डिजीज के साथ कुछ और भी डिजीज देंगे जो कि बैक्टीरियल नहीं होगा, और वो कह सकते हैं कि फ्रॉम दिस अमॉन्ग दिस डिजीज हाउ मेनी आर बैक्टीरियल डिजीज। तो आपको पता होना चाहिए कि सिट्रस कैंकर, टेटनस, टाइफॉइड, कॉलेरा, ये सब क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन, जनरली ये फिशन रिएक्शन से, फिशन प्रोसेस से अपना नंबर बढ़ाता है, रिप्रोड्यूस करता है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूसेस स्पोर, यानी कि अगर फेवरेबल कंडीशन हुई तो ये फिशन करेंगे, बाइनरी फिशन, ठीक है, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो गई तो ये स्पोर का फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है, स्पोर्स का फॉर्मेशन करवाएंगे। They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to another। और अगर ये सेक्सुअल करवाने का सोच रहे हैं तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होता, लेकिन कंजुगेशन के थ्रू इनका जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे में ट्रांसफर होता है, कंजुगेशन के थ्रू, ठीक है। इन माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, they are the smallest living cell known and can survive without oxygen, many mycoplasma are pathogenic in animals and plants। ये देखिए, ये आते हैं हम, जैसे कि आपके पास माइकोप्लाज्मा, ये है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे पहली चीज अगर हम इसमें देखें तो इसमें सेल वॉल नहीं होता, सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है। आरएनए इनका सॉल्युबल, लिपोप्रोटीन का मेम्ब्रेन में होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। चूंकि सेल वॉल एब्सेंट होता है, माइकोप्लाज्मा को हम बोलते हैं पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो आपके 70S राइबोसोम भी मिलेंगे, ठीक है, सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता, और ये पैथोजेनिक टू एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्लांट्स में भी एंड एनिमल्स में भी, ये दोनों में ही डिजीज कॉज कर सकता है, दोनों में ये पैथोजेनिक अपनी प्रॉपर्टी शो कर सकता है, पैथोजेनिक है। पैथोजेनिसिटी मीन्स डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी, पैथोजेनिक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्या ये सिर्फ एनिमल के लिए पैथोजेनिक है या सिर्फ प्लांट के लिए पैथोजेनिक है, तो आप कहेंगे दोनों के लिए पैथोजेनिक है, क्योंकि एनसीईआरटी ये बात को कहती है, ठीक है। तो ये रहा आपका माइकोप्लाज्मा। चूंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है तो ये क्या करता है, सेल वॉल इसके पास नहीं है तो ये बहुत सारे अपने शेप को चेंज कर सकता है, तो ये पॉलीमॉर्फिक नेचर शो करता है। पॉलीमॉर्फिक, मॉर्फिक का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, पॉली का मतलब होता है मेनी, तो ये अपने बहुत सारे अपने मेनी फॉर्म्स शो कर सकता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, इसीलिए जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी इसको बोला जाता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिक इन नेचर होता है, ठीक है, बहुत सारे अपने शेप को दिखा सकता है। ये एक स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। अगर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल पूछा जाए तो आप कहेंगे माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। अगर बोला जाए कि वायरस तो इससे भी छोटा होता है, तो वायरस को हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वायरस तो सेल है ही नहीं, वायरस इज ए सेलुलर। अगर क्वेश्चन आया है सेल के बारे में तो हम माइकोप्लाज्मा आंसर देंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई, और इसके साथ ही आपकी पूरी की पूरी किंगडम मोनेरा आपका कंप्लीट होता है। लेकिन एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहेंगे
जो कि रिलेटेड है। यहाँ आपने देखा ये आपका बीजीए है, साइनोबैक्टीरिया है, देख पा रहे हैं कैसे ये ब्लूम बना है ना। और ये इसका इस तरह से एक स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये एक स्ट्रक्चर है। उसके बाद आपने माइकोप्लाज्मा के बारे में देखा। हाँ, ये पॉइंट मुझे आपको बताना है, इसको हम कहते हैं एक्टिनोमाइसिटीज। ये भी एक तरह का क्या है, आपका प्रोकैरियोटिक है। तो ये है एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है। एक्टिनोमाइसिटीज क्या है, इसको हम कॉमनली कहते हैं रे फंजाई, रे फंजाई, ठीक। देखिए आप, इसका स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है रे निकल रही है ना, रे इमर्ज हो रही है। चूंकि इसकी माइसिलियल जैसी बॉडी होती है, थ्रेड लाइक बॉडी होती है फंगस की तरह, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं माइसिटीज, यानी कि माइसिलियम जैसा स्ट्रक्चर। चूंकि रे जैसी हो रही है तो इसलिए हम बोलते हैं रे फंजाई। चूंकि प्रोकैरियोट्स है इसलिए किंगडम मोनेरा के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है। क्या? वो ये इन्फॉर्मेशन जाननी है कि जैसे कि मिट्टी होती है, सॉइल, पानी के ऊपर जब रेनफॉल होती है ना, रेनफॉल होती है, या आपने कभी पानी अगर गिराया हो तो आपने देखा होगा एक अजीब सी सोंधी सी स्मेल आती है। वो स्मेल किसकी होती है? तो वो जो स्मेल आती है, ठीक है, वो जो स्मेल आती है वो एक्टिनोमाइसिटीज की वजह से आती है। इट इज़ ड्यू टू एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है। ये आपको जानना है बस, ठीक। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन किंगडम मोनेरा से रिलेटेड। तो अब हमने किंगडम मोनेरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है, किंगडम मोनेरा डन। अब एक चीज़ और आपसे डिस्कस करना था। अब मैं 11th क्लास को थोड़ा सा बीच में पॉज कर रही हूँ, लेकिन जो बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं जो 11th क्लास के हैं, अगर उनको कंटिन्यूअस 11th क्लास के कंटेंट्स चाहिए तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको 11th क्लास के कंटेंट्स रेगुलरली चाहिए, तो मैं इसके वीडियोस अभी रेगुलरली बना दूंगी 11th का, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ एक वीडियो अपलोड होंगे वहाँ 2 हो जाएंगे, एक 11th क्लास के लिए भी। लेकिन आप रिक्वायरमेंट प्लीज़ आप पुट कर दें कमेंट सेक्शन में। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये कि अब मैं, अगर आपकी तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती है तो मैं 11th क्लास के वीडियो अभी पॉज रखूँगी, कुछ वक्त के लिए ऑन होल्ड रखूँगी, और अब मैं स्टार्ट करूँगी 12th क्लास। तो जो बच्चे 12th पास आउट हैं या 12th क्लास के हैं तो उनके तरफ से स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज़ स्टार्ट अपलोडिंग 12th क्लास कंटेंट। तो उनके लिए अब मैं 12th क्लास का कंटेंट स्टार्ट करूँगी अपलोड करना। अब जो बच्चे 12th के हैं या पास आउट हैं वो प्लीज़ सुन ले ज़रा सा। मैंने ऑलरेडी मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत ही डिटेल में करके आप लोगों के लिए डाला है, ठीक है। तो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तो है, इसके अलावा 12th क्लास का कोई भी कंटेंट अभी नहीं है, ठीक। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म से। अगर इसके अलावा अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप पुट कर दें, मैं वहाँ से स्टार्ट कर दूंगी। बट मैं स्टार्ट कर रही हूँ अब स्टार्टिंग चैप्टर से, दैट इज़ और रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए, अगर आपको हमारे क्लासेस पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।